कल हम लोगों ने डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल देखा था और ईएमएफ इक्वेशन निकाली थी। अब हम मोटर का प्रिंसिपल देखते हैं, अगर कुछ आएगा तो मोटर का प्रिंसिपल ही आएगा। देखो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसे ही, बाहर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दी, ये कंडक्टर रखे हुए हैं। थोड़ा सा इसका जो ऑपरेटिव प्रिंसिपल है टिपिकल है, लेकिन आपको क्या लिखना है एग्जाम में और कैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है वो क्लियरली मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो ये कंडक्टर रखे हुए हैं। अगर ये मोटर है तो मुझको घुमाना नहीं है, क्या देना है? सप्लाई। जैसे मैं सप्लाई दूंगा इन सारे के सारे कंडक्टर में क्या फ्लो करने लगता है? करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है? मेन व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे ही मैं सप्लाई दूंगा इन सारे कंडक्टर में क्या फ्लो करने लगेगा? करंट। और यहां पर क्या डेवलप है? मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ पोल है अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। थोड़ा सा अपने प्रिंसिपल को समझना है। तो देखो जैसे ही मैंने सप्लाई दी तो इन सारे कंडक्टर में क्या फ्लो करने लगा? करंट। तो ये कंडक्टर व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इन सारे कंडक्टर में क्या लगने लगेगा? फोर्स। और उस फोर्स के डायरेक्ट में ये मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। अब गौर से समझना है, मोटर जहां कहीं पर भी हम पढ़ेंगे कि ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है ये किस तरीके का फोर्स डेवलप होगा और कब तक होगा, उस फोर्स के कारण होगा क्या। वैसे तो साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही फोर्स लगेगा तो उस फोर्स के कारण इस मोटर में क्या डेवलप हो जाएगा? टॉर्क। क्यों? क्योंकि बाहर फोर्स डेवलप कर रहा है, फोर्स की यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? आर। तो जब भी आउट सेंटर से कुछ दूरी पर अगर फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क का मतलब वो फोर्स इसको कौन सा मोशन देगा? ट्रांसलेशनल मोशन ना देके रोटेशनल मोशन देगा। तो इसीलिए हम इन कंडक्टर को कहां रखते हैं? बाहर की साइड रखते हैं, जिससे कि टॉर्क कैसा प्रोड्यूस हो? मैक्सिमम। फोर्स तो उतना ही हो जितना प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर मैं इन कंडक्टर को सेंटर से दूर करता चला जाऊं तो टॉर्क की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। वो फिजिक्स का पार्ट है, हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। तो इसीलिए हम लोग इन कंडक्टर को कहां रखते हैं? मोटर के बिल्कुल आउट पेरिफेरी, बाहर की साइड क्यों रखते हैं? जिससे कि उसमें मैक्सिमम टॉर्क डेवलप हो सके। अब जरा देखते हैं, क्लियर समझ में आया? मैंने सप्लाई दी, सारे कंडक्टर में करंट फ्लो हो गया। ठीक है, और उस करंट फ्लो होने के कारण मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इन सारे कंडक्टर में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा F, BIL। हमने सप्लाई दी, सप्लाई के कारण सारे कंडक्टर में करंट आ गया। एक कंडक्टर देखो, मान लो इस कंडक्टर में करंट कितना है? I, तो फोर्स कितना डेवलप होगा? BIL। और उस फोर्स की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स किससे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इससे हम डायरेक्शन बताएंगे। देखो डायरेक्शन अच्छे से देखना, मैं बताता हूं। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट यही कि फोर्स का क्या फंक्शन होगा। देखो टफ क्या पार्ट होता है कि फोर्स को विजुलाइज करना, इस पूरे के पूरे सर्किट में फोर्स कैसे बिहेव करने वाला है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये किसकी डायरेक्शन हो गई? करंट की। ये किसकी डायरेक्शन हो गई? मैग्नेटिक फील्ड की। तो कोई भी एक कंडक्टर उठाओ, जरा गौर से देखो, ये नॉर्थ पोल है और ये मैंने जो लाइनें खींची हुई है ये केवल समझाने के लिए है, अंदर ये सब कुछ नहीं। यानी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से यहां तक की जो कंडक्टर है किसके अंदर में? नॉर्थ पोल। ऐसा एज्यूम कर लो, क्योंकि हम अगर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो कुछ एजम्पशन के साथ कुछ चीजें हम एज्यूम करते हैं, तभी हम समझ पाते हैं। पूरी एक्यूरेट एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि ये इसके अंडर में और ये इसके अंडर में, ये दोनों थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा। लेकिन मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक के कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में, यहां से यहां तक के इस साउथ पोल के अंडर में, यहां से यहां तक के इस नॉर्थ पोल के अंडर में। अब मैंने करंट दिया, सारे कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगा, मान लो एक जैसा, तो क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, सारे कंडक्टर में फोर्स डेवलप होगा। और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो पहले इस पूरे स्ट्रक्चर में हम फोर्स की डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन कंडक्टर में निकालते हैं। देखो जरा, मान लो इन कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन कहां है? बाहर की तरफ, आउटसाइड। देखो आउटसाइड मान लो, बाहर की तरफ। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? गौर से देखना इसको, इस तरह उंगलियां करनी है तीनों में। ये देखो डायरेक्शन सारे लोग देखें गौर से, ये ठीक है। इसमें ये किसकी डायरेक्शन है हमारी? गौर से देखें, मैग्नेटिक फील्ड की। ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की। ये करंट की डायरेक्शन हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड की, और ये किसकी? फोर्स की। चलो स्टार्ट करते हैं इस वाले कंडक्टर में। इस वाले कंडक्टर में हमने करंट कहां माना? बाहर। तो ये करंट की डायरेक्शन है, इसको बाहर रखा। इस कंडक्टर में करंट बाहर की तरफ, देखो ये बाहर, इनको मोड़ना नहीं, नहीं इसे कर लो, सब डायरेक्शन ही चेंज, पहले ये फिक्स रखनी, इनको कुछ नहीं मोड़ो। इसको करंट की डायरेक्शन में ले आए। देखो अगर ये करंट की डायरेक्शन में हो गई और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? नीचे की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड,
तो फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर। फिर से देख लो दोबारा समझने के लिए, बाकी तो तुम लोग रट्टा मार के लिखते ही। ये देखो, ये करंट की डायरेक्शन, मान लो सब में करंट बाहर की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन इधर। ये किसकी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ पोल के अंडर में है, तो ये सारे कंडक्टर किसके अंडर में? नॉर्थ। तो सब में मैग्नेटिक फील्ड नीचे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे और करंट बाहर, तो कंडक्टर में फोर्स कहाँ लगेगा? क्लॉकवाइज। ये फोर्स बना दिया, ठीक। तो नॉर्थ पोल वाले जितने कंडक्टर हैं सब में फोर्स ऐसे आ गए। देखो क्या सब में फोर्स एक ही है? यहाँ पर आगे देखो, अब करंट मान लो इसमें भी बाहर है, देखो करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इधर। देखो ऐसे, तो करंट बाहर, इस कंडक्टर में करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लग गया? ऊपर। तो समझ में आया? अच्छा, ये फोर्स क्या करेगा? इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, और ये वाला फोर्स इस तरफ, तो नेट फोर्स 0। तो क्या मोटर स्टार्ट होगी? नहीं स्टार्ट होगी। तो जब भी हम मोटर पढ़ने जाएंगे वहां पर फोर्स की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि फोर्स लगा और मोटर घूमने लगी, और भी कई चीजें होती है, तो ज्यादा कुछ डिस्कस करने की अभी जरूरत नहीं है। अभी तो एक जनरल प्रिंसिपल हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसको घुमाना है तो कैसे घूमेगी मोटर, और वो मुद्दा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो गौर से देखो, सप्लाई दे दी, सप्लाई से सारे कंडक्टर पे करंट फ्लो करने लगे, और करंट फ्लो करने के कारण when a current carrying conductor placed in a magnetic field, उसमें फोर्स लगने लगेगा BIL, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी सबसे पहले ये चेक करेंगे, बाकी चीजें बाद में चेक करेंगे। तो जितने नॉर्थ पोल के अंदर में उनमें क्लॉकवाइज, और जितने साउथ पोल के अंदर में है उनमें एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट फोर्स 0, तो नेट टॉर्क 0, यानी कि मोटर ये नहीं घूमेगी। तो अब क्या किया जाए देखिए, तो किस तरह अब हम क्या करेंगे, इन कंडक्टर को इस तरीके से प्लेस करेंगे इस मोटर में, इधर क्लियर? इस मोटर में कंडक्टर को इस तरीके से प्लेस किया जाएगा। कैसे, क्यों, वो तुम्हें करना नहीं है, लिखना है बस कि तुम्हें ये तो क्लियर हो गया कि अगर नॉर्थ पोल के कंडक्टर में क्लॉकवाइज और साउथ पोल के कंडक्टर में एंटी क्लॉकवाइज, तो फोर्स 0, नेट फोर्स 0, तो नेट टॉर्क 0, तो मोटर घूमेगी नहीं, मोटर का कोई भी मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना पड़ेगा? पहली चीज तो मैं समझ में आ गई कि जितने भी पोल या जितने भी कंडक्टर अपोजिट पोल के अंदर में, मान लो नॉर्थ पोल वाले में करंट बाहर है, नॉर्थ पोल वाले में करंट कहां है? बाहर। तो साउथ पोल वाले में करंट कहां होना चाहिए? अंदर। खत्म बात। इनमें अंदर ये होना ही चाहिए। और ये कैसे होगा तुम्हारी हेडिंग नहीं है, तुम्हें तो प्रिंसिपल बताना है कैसा होना चाहिए। और ये फंक्शन कैसे होगा? ये इनके इंटरकनेक्शन से होगा कि इनको ऐसे रोटेट, जो बाइंडिंग प्लेस की गई है वो तुम्हें नहीं प्लेस करनी है। तो तुम्हें तो रिक्वायरमेंट समझ में आई कि इस तरीके से बाइंडिंग प्लेस की जाती है जिससे अपोजिट पोल के अंदर में जो कंडक्टर है उनमें करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट होनी चाहिए। अब देखो, अगर इसमें डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, तो मैंने ये करंट की डायरेक्शन अंदर की, मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स कहां लगने लगा? नीचे। अब ये फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? नीचे की तरफ। कहां होगी? नीचे की तरफ। तो इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, अब ऐसे इसमें भी। तो सारे कंडक्टर में क्या एक ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो गया, तो ये मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे रोटेट करना स्टार्ट करेगी। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, और किसी भी चीज पे फोर्स लगता है या टॉर्क लगता है तो टॉर्क की डायरेक्शन में वो घूमना स्टार्ट कर देती है। चलो अभी घूमने लगेगी, यहां तक समझना। ये जो अपोजिट पोल के अंडर में जो कंडक्टर, उनमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ये कौन करता है? कम्यूटेटर। लिख लेना, मैंने लिखवाया नोट्स में लिखवाया। यानी कि मोटर के केस में कम्यूटेटर के दो फंक्शन होंगे। पहला फंक्शन क्या है कि जितने भी कंडक्टर अपोजिट पोल के अंडर में हैं उनमें करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट होनी चाहिए। क्यों अपोजिट होनी चाहिए? तभी यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। तो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी कंडक्टर अपोजिट पोल के अंदर में उनमें करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट होनी चाहिए। तो हम कनेक्शन ऐसे प्लेस करते हैं, और ये कौन, ये वाला पर्पस कौन सॉल्व करेगा? कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का काम क्या है कि जितने भी कंडक्टर अपोजिट पोल के अंडर में हैं उनमें करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो। क्यों? वो आपको मैं कायदे से डिस्कस यहां पर कर चुका हूं। चलो, अब सब जगह फोर्स एक ही हो गया। तो जब ये फोर्स के कारण मोटर घूमेगी, तो देखना कुछ देर बाद ये जो कंडक्टर है ये घूम के आ जाए, ये देखो फोर्स,
पहली रिक्वायरमेंट पता लग गई कि अगर मुझे डीसी मोटर में यूनिडायरेक्शनल टॉर्क चाहिए तो जितने भी कंडक्टर अपोजिट पोल के अंडर में हैं उन सब में करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट होगी, तभी फोर्स एक डायरेक्शन में डेवलप होगा, अदरवाइज अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहली रिक्वायरमेंट तो पता लग गई। अब अगर मैंने एक डायरेक्शन में फोर्स को डेवलप भी कर लिया तो उस फोर्स के कारण जब मोटर घूमते हुए आगे बढ़ेगी तो ये जो नॉर्थ पोल वाला ये कंडक्टर है कुछ देर बाद घूम के कहां आ जाएगा, साउथ पोल। देखो फोर्स, अब देखो तो इसमें फोर्स पहले कहां लग रहा था, ऐसे करंट की डायरेक्शन का। अब ये घूमता यहां आया, जैसे ही यहां आया तो किसके अंदर में आ गया, साउथ पोल में। तो अब अगर इसमें करंट की डायरेक्शन वही है अंदर की तरफ, तो इसमें फोर्स कहां लगने लगा, फिर वही समस्या खड़ी हो गई। एक बार सॉल्व की, दोबारा वही समस्या आ गई कि जब फोर्स के कारण कोई भी एक कंडक्टर एक पोल के अंदर से कहां आएगा, दूसरे पोल के अंदर में, तो उसमें करंट की डायरेक्शन अगर वही रही तो फिर उसमें फोर्स कैसे लगने लगेगा, क्लॉकवाइज। फिर मोटर वाइब्रेट ऐसे यानी कि वाइब्रेट करने लगेगी, बढ़ेगी नहीं आगे, थोड़ा सा बढ़ेगी फिर अपोजिट आ जाएगी, थोड़ा सा बढ़ेगी फिर अपोजिट आएगी, तो इसका तो कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा, वाइब्रेशन करने लगेगी। तो फिर समस्या आ गई। तो क्या होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट जितने भी कंडक्टर अपोजिट पोल में हो उनमें करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो, तभी यूनिडायरेक्शनल फोर्स आया, उस फोर्स के कारण मोटर घूमने लगी। अब घूमने के कारण जब भी कोई कंडक्टर एक पोल से कहां आएगा, दूसरे पोल के अंदर में, तो उसमें करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाए, तभी उसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम रहेगी, अदरवाइज चेंज होती रहेगी। जब ये दोनों काम होंगे तभी ये मोटर किसी एक डायरेक्शन में घूमेगी, अदरवाइज नहीं घूमेगी। तो देखो क्या होगा, सबसे पहली चीज बस यही लिखना है तुम्हें, सीधा सा प्रॉपर्टी प्रिंसिपल मैंने जो लिखवाया है, नोट जरूर देखना, यहाँ नोट से नहीं लिखवाने वाला हूं मैं, बताने नहीं वाला हूं। तो बड़े गौर से वहां पर देखना है कि मोटर को घूमने के लिए दो रिक्वायरमेंट है। जो फोर्स डेवलप हुआ वो तो समझ में आ गया, सिंपल सा प्रोसीजर था कि मोटर घूमे, बिना करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस देना मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें फोर्स लगने लगेगा और फोर्स के कारण मोटर घूमने लगेगी। क्या ये इतना आसान है? नहीं। उस फोर्स का डायरेक्शन बड़ी टिपिकल है, उस फोर्स का बिहेवियर बड़ा टिपिकल है। तो बिहेवियर को पूरा समझा तो क्या समझ में आया कि जब फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा तभी तो मोटर घूमेगी। तो उस एक ही डायरेक्शन के फोर्स को डेवलप करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जितने भी कंडक्टर अपोजिट पोल के अंदर में उनमें करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो। क्यों, समझ में बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या होगा कि जब यूनिडायरेक्शनल टॉर्क डेवलप हो जाएगा तो उसके कारण जब मोटर घूमने लगेगी तो कोई भी कंडक्टर अगर किसी एक पोल के इन्फ्लुएंस से कहां पर आएगा, दूसरे पोल के इन्फ्लुएंस में, तो उसमें करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जानी चाहिए, तभी वो फोर्स उस डायरेक्शन में बना रहेगा, अदरवाइज चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोटर को घूमने के लिए दो कंडीशन होंगी और दोनों कंडीशन कौन फुलफिल करेगा, कम्यूटेटर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन केस ऑफ डीसी मोटर। सबसे पहली चीज, जितने भी कंडक्टर अपोजिट पोल में हो उनमें डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या होनी चाहिए, अपोजिट। और दूसरी चीज, जब भी कोई कंडक्टर घूमता हुआ एक पोल के अंदर से दूसरे पोल में आए तो उसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। ये दोनों काम कौन करेगा, कम्यूटेटर। और अगर ऐसा हो गया तो फिर मोटर उसी डायरेक्शन में घूमती रहेगी और धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेगी और स्पीड पकड़ते हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। दैट्स इट, इतना लिखना है, सफिशिएंट डायग्राम बनाना, ये टेक्निकल डायग्राम ही बनाना है। तो दिस इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। एक बार और गौर से देखें इसको, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें। अब जरा देखते हैं इसमें और भी कई चीजें पूछी जाती हैं। तो जैसे कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन केस ऑफ डीसी मोटर, अच्छे से मैंने समझाया, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम सारी चीजों को बड़े आराम से देख भी सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं कैसे क्या फंक्शन होना है। तो सिंपल सा जो प्रिंसिपल था, इसलिए मैंने पहले लेक्चर में क्या बताया था कि मोटर में क्या करना है, सप्लाई देना, सप्लाई के कारण कंडक्टर में क्या फ्लो करेगा, करंट। और जब करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस देना मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडक्टर में क्या डेवलप हो जाएगा, फोर्स। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है। व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, क्या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हुआ क्या, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज डेवलप्ड इन दिस कंडक्टर, दिस इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F इज इक्वल टू BI/L। अब कैसे इस फोर्स के कारण मोटर घूमेगी वो एक टेक्निकल पार्ट था। वो टेक्निकल पार्ट कैसे डिस्कस किया हम लोगों ने कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जितने भी पोल हैं उनके अंडर में जो कंडक्टर है उनमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, और जब मोटर घूमते हुए एक पोल से दूसरे पोल में जाए तो उसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, तभी यूनिडायरेक्शनल टॉर्क बना रहेगा और मोटर उस टॉर्क की डायरेक्शन में तेजी से घूमती रहेगी। चलिए अब इसमें कुछ चीजें और देखते हैं जो टेक्निकल पार्ट है इसकी डीसी मोटर में वर्किंग के पास। अब जरा देखो, ये चीज समझ में आ गई तुम्हें कि अब इस मोटर में टॉर्क डेवलप हो गया,
धीरे धीरे तेजी से बढ़ रही है। अब इसके आगे क्या क्या चीज़ें मोटर में होती हैं, जनरेटर में ज़्यादा कुछ नहीं था तो उसमें भी, लेकिन अब जहाँ पढ़ना है, जहाँ सिलेबस में पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकते। अब ये मोटर घूमने लगी। देखो जब किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाओगे तो वो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटे, मतलब कि कांस्टेंट हो जाएगी। देखो जरा बॉस, अगर किसी भी चीज़ में फोर्स लगा रहे हो, टॉर्क लगा रहे हो, तो टॉर्क के कारण उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो देखो जरा, ये मोटर पहले ऐसे चलेगी और तेज और तेज और तेज और तेज, और टॉर्क तो लगता ही रहेगा। अगर टॉर्क लगता ही रहेगा तो क्या स्पीड बढ़ती रहेगी, और फिर तो क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ते 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 ये मोटर सब कुछ तोड़ ताड़ के वापस बाहर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, इतनी हैवी स्पीड इसकी हो जाएगी। इसका मतलब अब और आगे की चीजें पढ़ते हैं, यानी कि एक बार जब टॉर्क डेवलप हो गया तो उस टॉर्क के कारण मोटर स्पीड पकड़ेगी, और अगर वो टॉर्क उतना ही बना रहे तो क्या मोटर की स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी। सिंपल समझना, पहले हमने फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया, क्या समझ लिया कि भैया अगर फोर्स के बाद टॉर्क डेवलप हो जाए, तो अगर फोर्स डेवलप हो गया और वो फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, किसी भी चीज पे कांस्टेंट फोर्स लगा दो तो उस पर्टिकुलर चीज की या ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती ही रहेगी। अगर वो फोर्स बना रहे तो बढ़ती नहीं बढ़ती। क्या मोटर की स्पीड इनफाइनाइट हो जाती है जब तुम चलाते हो? नहीं होती। मोटर की स्पीड, मोटर कैसे बिहेव करती है घर में देखा होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलाइज करना जरूरी। तुमने किसी भी चीज को स्विच ऑन किया, पंखे को ही समझ लो, तो पंखा क्या करता है, धीरे धीरे फिर तेजी से चलने लगता। अब तेजी से क्या बढ़ते ही जाता? नहीं, एक पर्टिकुलर स्पीड पर जाकर रुक जाता। तो पहले माइंडसेट यहां पर बनाना है। अगर किसी भी चीज पे फोर्स कंटिन्यूअसली लगता रहे तो उसकी स्पीड बढ़ती ही रहेगी। इसका मतलब अगर मोटर का बिहेवियर हमें देखना है तो एक चीज तो क्लियर है कि मोटर एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाके उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो क्यों कांस्टेंट हो रही होगी? अगर फोर्स होगा तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। इसका मतलब जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे फोर्स क्या हो रहा है, कम। और स्पीड बढ़ गई तो फोर्स और कम हो रहा है, होना चाहिए, हो रहा नहीं हो रहा देखेंगे। तो कुल मिला के अगर एक मोटर को कांस्टेंट स्पीड पे चलना है तो कैसे चलेगी, पहले ये समझते हैं, अच्छे से देखना। सारी मोटर में ये एप्लीकेबल होगा, एसी सब। तो पहले ये टेक्निकल बिहेवियर मोटर का, कि अब देखो हर मोटर में चाहे एसी पढ़ो चाहे डीसी, ये फोर्स लगेगा ही। अब किस तरीके से लगेगा वो हर मोटर में अलग अलग होगा, लेकिन उस फोर्स के कारण मोटर घूमेगी। तो पहले तो इस फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझना। किसी भी फोर्स के कारण मोटर घूम रही, देखो तेजी से घूमने लगी, तो कुल मिला क्या, जैसे जैसे ये मोटर स्पीड पकड़ेगी ये फोर्स कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी, मोटर टूट जाएगी। तो अब मोटर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, फोर्स के कारण मोटर पहले स्टेशनरी है, फिर फोर्स के कारण धीरे धीरे स्पीड पकड़े। जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाए वैसे वैसे ये फोर्स कम होता जाए, और एक लिमिट पे जाके ये फोर्स खत्म हो जाए। जिस लिमिट पे जाके ये फोर्स खत्म हो जाएगा उसी स्पीड पे मोटर कांस्टेंट स्पीड से घूमती रहे। ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होता कैसे, जरा देखिए ऐसा कैसे होगा मोटर में, वो समझते हैं। ठीक है, तो जरा देखो, अब ये मोटर घूम रही है, इस मोटर का जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है वो कैसा होगा वो जरा देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस मोटर को अगर मैं गौर से देखूं, जब ये मोटर एक्शन के कारण तेजी से घूम रही है, तो देखो जरा, जब ये मोटर एक्शन के कारण बड़ी तेजी से घूम रही है तो क्या इनके कंडक्टर बिल्कुल जनरेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं? बिल्कुल जनरेटर की तरह। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ मोटर कैसे स्टार्ट की थी। मोटर को स्टार्ट कर लिया, मोटर स्पीड पकड़ ली। जब मोटर स्पीड पकड़ के एन स्पीड से घूमने लगेगी, मान लो इसकी स्पीड कितनी हो गई, एन फिक्स हो गई। एन पे कैसे फिक्स हो गई यही पता कर रहा है। मान लो एन पे जाके इसकी स्पीड फिक्स हो गई। अगर इस मोटर की स्पीड एन पे जाके फिक्स हो गई तो उस इंस्टेंट पे अगर मैं गौर से देखूं तो क्या स्ट्रक्चर है, ये घूम रहा है, और अगर घूम रहा है तो कंडक्टर भी घूम रहे हैं। जनरेटर में होता क्या था, जनरेटर में हम इन सब कंडक्टर को कितनी स्पीड से घुमाते थे, एन। क्या मोटर में भी सारे के सारे कंडक्टर एन स्पीड से घूम रहे हैं? हाँ घूम रहे हैं। देखो, क्योंकि जब मोटर स्टार्ट होगी स्पीड पकड़ लेगी तो ये मोटर बिल्कुल जनरेटर की तरह बिहेव करने लगेगी। किसकी तरह बिहेव करने लगेगी? जनरेटर की तरह। और जब ये मोटर जनरेटर की तरह बिहेव करने लगेगी तो ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से घूमेंगे। तो इन कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ, बिल्कुल जनरेटर की तरह। तो जब मोटर एक्शन के कारण घूमना शुरू करती है और उसकी स्पीड किसी स्पीड पे जाके फिक्स हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये मोटर, या किसी भी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नहीं, तो जब मोटर एक्शन के कारण मोटर एन स्पीड से घूम रही होती है, वो एन स्पीड कोई भी हो सकती है। तो जब मोटर किसी पर्टिकुलर स्पीड को अचीव कर लेती है तो सारे के सारे कंडक्टर भी उसी स्पीड से घूमते हैं। और अगर सारे के सारे कंडक्टर घूमना स्टार्ट कर देंगे तो सारे कंडक्टर में फ्लक्स चेंज होगा, और अगर कंडक्टर में फ्लक्स चेंज हुआ तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। अंतर क्या है? जनरेटर में वो ईएमएफ जनरेटेड था, यहां पर ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ है ये मैकेनिकल एनर्जी के कारण हुआ है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी?
क्यों? क्योंकि मोटर को तुमने बाहर से नहीं घुमाया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण घूमी। और जब मोटर एक्शन के कारण घूमती है, ठीक है, तो उसमें जनरेटर का भी बिहेवियर आ जाता है, और उस जनरेटर बिहेवियर के कारण उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है? ईएमएफ, और ये ईएमएफ कहलाता है बैक ईएमएफ। और ये बैक ईएमएफ बिल्कुल जनरेटर की तरह, जनरेटर में ईएमएफ क्या होता था? इधर क्लियर? तो कैसे लिखते हैं इसकी इक्वेशन? व्हेन मोटर कंटिन्यू टू रन ड्यू टू दी मोटर एक्शन, जब मोटर अपने एक्शन के कारण रन करना स्टार्ट कर देगी तो क्या होगा? जब ये सारे के सारे कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोटर एक्शन के कारण घूमेंगे तो क्या हो जाएगा? उनके क्रॉस फ्लक्स चेंज होने लगेगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो इन सब सारे कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ, और ये ईएमएफ क्या कहलाएगा? बैक ईएमएफ। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा। ये तो फिक्स है, ये तो कभी चेंज नहीं होना। लेकिन ये जो बैक ईएमएफ ये वेरिएबल है, किस चीज पर डिपेंड करेगा? स्पीड पे। कैसे समझे? पहले मोटर का पूरा एक्शन समझा कि मोटर स्टार्ट कैसे होगी, मोटर पे फोर्स कैसे लगेगा, और अगर वो फोर्स लगता रहेगा तो मोटर अपनी स्पीड बढ़ाती रहेगी, लेकिन कुछ देर बाद वो मोटर पे जो फोर्स है वो खत्म हो जाता है, और जब वो खत्म हो जाता है तो उसी पर्टिकुलर स्पीड पर मोटर घूमती रहती है, उससे ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ती। ये सब होता कैसे है? थोड़ा सा टेक्निकल है, वही समझना है कि जब मोटर ने घूमना स्टार्ट किया तो ये कंडक्टर भी घूमे, तो शुरुआत में मोटर की स्पीड कम होगी, तो जब शुरुआत में मोटर की स्पीड कम होगी, एन कम होगा, तो ईबी भी कम होगा, अपोज। यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं तो मोटर को कितना वोल्टेज मिल रहा है, गौर से देखो। क्यों? क्योंकि ये ईबी ईएमएफ जनरेटेड नहीं है, बैक ईएमएफ है, और कोई भी चीज अगर इंड्यूस होती है तो उसको अपोज करती है जिसके कारण इंड्यूस हुई है। तो गौर से समझना पड़ेगा। पहले मोटर का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो समझ लिया, उसके बाद का पार्ट पढ़ रहे हैं। जब मोटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल तुम्हें समझ में आ गया तो मोटर घूम रही है, जब मोटर घूम रही होगी तो उसके अंदर जनरेटर वाला भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे कंडक्टर भी घूम रहे हैं, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर घूमेगा तो इन सारे कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा? ई, बिल्कुल जनरेटर की तरह। कितना होता था? 5Z एम्पीयर 560। ये इंड्यूस ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा, तो मोटर को एक्चुअली कितना वोल्टेज मिल रहा है? ई माइनस ईबी। अच्छा, शुरुआत में आ जाओ, जब मोटर जस्ट स्टार्ट हो रही है तो उस समय क्या ये कंडक्टर घूम रहे हैं? नहीं घूम रहे, तो एन कितना है? 0, तो ईबी कितना है? 0, तो मोटर को कितना वोल्टेज मिल रहा है? ई, और इस ई से क्या आ रहा है? करंट। तो एट स्टार्टिंग ईबी 0 है, तो करंट मोटर को जो मिल रहा होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि ई मैक्सिमम है तो आई भी मैक्सिमम। आगे बढ़ो, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ईबी बढ़ेगा, ईबी बढ़ेगा तो ई माइनस ईबी कम होगा, तो इंड्यूस में कम होगा, करंट कम होगा, और करंट अगर कम हो रहा है तो फोर्स क्या होता है? हम लोगों ने मोटर में पढ़ा था, F इक्वल टू बी आई एल। यहां पर बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, तो F इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब जरा देखते हैं, मैंने अभी बताया था कि ये फोर्स जो डेवलप हुआ, अगर ये कंटिन्यूसली लगता रहे तो मोटर स्पीड बढ़ाती 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 टूट जाएगी, इनफाइनाइट स्पीड हो जाएगी। अब देखो क्या हुआ, मैंने पूरा पढ़ा। जब इस फोर्स के कारण ये मोटर घूमना स्टार्ट करेगी, स्पीड पकड़ेगी, जैसे जैसे ये स्पीड पकड़ेगी तो ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घूमेंगे, और जब भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा? जनरेटर की तरह। तो जब ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में घूमेंगे तो इनमें ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा, और वो इंड्यूस बैक ईएमएफ कहलाएगा, जो सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा। तो सप्लाई वोल्टेज एक्चुअली कितना हो जाएगा? ई कितना होगा? ई माइनस ईबी। अगर स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी तो ईबी बढ़ता जाएगा, तो इफेक्टिव वोल्टेज घटता जाएगा। देखो ई माइनस, तो ये वोल्टेज जब घटेगा यानी कि मोटर ने चलना स्टार्ट किया, जैसे ही चलना स्टार्ट किया थोड़ा सा ईबी आया तो ई थोड़ा सा घटा, ई के कारण आई भी घटा, एफ भी घटा। देखो जरा, यानी कि जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ेगी फोर्स ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। बैक ईएमएफ समझ में आया? क्वेश्चन आता है व्हाट इज बैक ईएमएफ। जब मोटर एक्शन के कारण घूमती है तो उसके कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, तो उन कंडक्टर में फ्लक्स चेंज होता है, उससे उनमें ईएमएफ आ जाता है, उसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। ये बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है। अब मैं टेक्निकल डायग्राम तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद टेक्निकल डायग्राम में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ईबी बढ़ेगा यानी कि मोटर स्पीड पकड़ेगी, ईबी बढ़ेगा तो ये वोल्टेज जो सप्लाई वाला है वो कम होगा, कम होगा तो करंट भी कम होगा, और करंट अगर कम होगा तो फोर्स भी कम होगा, यानी कि मोटर जितनी स्पीड पकड़ेगी फोर्स कम होता चला जाएगा। एक पॉइंट क्या आएगा? व्हेन ईबी इज इक्वल टू ई, यानी कि स्पीड इतनी बढ़ जाए कि ईबी किसके बराबर हो जाए? सप्लाई वोल्टेज के बराबर। तो अब नेट वोल्टेज कितना मिलेगा? 0, और अगर नेट वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0, तो फोर्स भी 0।
तो जब जिस स्पीड पे बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा वही मोटर की मैक्सिमम स्पीड होगी। देखो मोटर स्पीड पकड़ रही है और स्पीड पकड़ने के बाद ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एन। जिस स्पीड पर इंड्यूस ईएमएफ या बैक ईएमएफ इसको बोलते हैं, तो जिस स्पीड पर मोटर का बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा उस स्पीड पर मोटर फिक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस स्पीड पर जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, या वोल्टेज जो मोटर को मिल रहा है कितना हो जाएगा, जीरो। तो करंट भी जीरो और फोर्स भी जीरो। तो इस स्पीड पर जाकर इस मोटर का फोर्स जीरो हो जाएगा और मोटर उस स्पीड पर कंटिन्यूअसली कांस्टेंट स्पीड पर रन करने लगेगी। ठीक है, लेकिन जब मोटर इस स्पीड पर चल रही है, मैक्सिमम स्पीड पर, एन मैक्स, ये भी एक चीज बता दो, अगर एन मैक्स है, अब बिहेवियर आ जाता है, यहां तक समझ लो। पहले बैक ईएमएफ का मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया, कई टेक्निकल पॉइंट भी हैं, टफ होते हैं थोड़े से, तो एक पॉइंट और बना के फिर मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा। गौर से देखिए, पूरा अच्छे समझ में आया। जब मोटर नहीं चल रही तो ई भी जीरो, तो पूरा वोल्टेज मिल रहा है, तो करंट बहुत हैवी है, तो फोर्स भी बहुत ज्यादा है। जब इन फोर्स के कारण ये मोटर घूमना स्टार्ट करेंगी तो बैक ईएमएफ आएगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी बैक ईएमएफ बढ़ेगा, तो रिजल्टेंट वोल्टेज ई आर, देखो अगर ई भी बढ़ेगा तो ई आर घटेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज तो फिक्स है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, स्पीड वो हो जाएगी कि ई भी किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। उस कंडीशन में ई आर कितना हो जाएगा, और एक बार ई आर जीरो हो गया तो करंट भी जीरो, फोर्स भी जीरो, यानी कि फोर्स मोटर से खत्म हो जाएगा। और उस स्पीड पे एन मैक्स फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ई आर इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन याद रखना। यानी कि अगर मोटर कोई भी प्रैक्टिकल केस में 2-3 पॉइंट डिस्कस करके खत्म करेंगे। अगर एक मोटर में लिखा है 1200 आरपीएम, तो एन मैक्स कितना हो गया, 1200, तो वो मोटर 1200 दौड़ेगी नहीं। क्यों नहीं दौड़ेगी? थी ये मोटर चल रही है एन स्पीड पे। अगर कोई मोटर चल रही है एन स्पीड पे तो फोर्स जीरो है। अच्छा, अगर फोर्स जीरो है इसका मतलब मोटर के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। देखो, किसी भी काम को करने के लिए ताकत चाहिए। मान लो कोई भी मशीन तुम घर में यूज करते हो, उससे कुछ ना कुछ काम करते हो। अगर कोई काम, जैसे मिक्सी को खाली चला दिया, मिक्सी में कुछ भरा नहीं, खाली चला दिया, तो ये वो कंडीशन है, यानी कि मिक्सी में कोई काम नहीं कर रहे तो फोर्स नहीं चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब कुछ भी नहीं कर रहे तब भी घूमने के लिए, जब ये मोटर घूम रही होगी, तो जैसे कोई भी चीज एयर में घूम रही है तो उसको एयर रेजिस्टेंस है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं घूमते समय आपस में रगड़ रहे होंगे, तो जब भी कोई चीज आपस में फ्रिक्शन, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए फोर्स चाहिए। लेकिन अगर मोटर अपनी मैक्सिमम, इसको पॉइंट को याद रखना, आगे कई जगह ये यूज होगा, कि अगर मोटर थ्योरेटिकली जिस मैक्सिमम स्पीड पर चल सकती है, क्या प्रैक्टिकली उस मैक्सिमम स्पीड पर चलेगी? नहीं चलेगी। और थ्योरेटिकली भी मैक्सिमम स्पीड पर कब चलेगी? जब हम मोटर पे काम नहीं कर रहे, मोटर को स्टार्ट कर दो, उस पर लोड नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि लोड लगा देंगे, लोड का मतलब क्या है, फोर्स लगाना, और मोटर के अंदर तो फोर्स है ही, तुमने फोर्स लगा दिया, तो तुम्हारे द्वारा लगाया गया फोर्स, मोटर के अंदर तो फोर्स है ही नहीं, तो वो अपोज कर ही नहीं पाएगी। इसका मतलब एन मैक्स, मैक्सिमम स्पीड पर मोटर कभी भी नहीं चल सकती। देखो गौर से, क्यों? क्योंकि जब तुमने कोई भी लोड नहीं लगाया, इसके आगे का प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं। अब जरा देखो, अब मोटर चल रही तो उसको थोड़ा सा फोर्स चाहिए, कितना, एफ आर, एफ लॉस वाला, लॉस में तुम्हारा फ्रिक्शन, वाइंड, विंडेज। यानी कि अगर मैं यहां पर एक मोटर का डायग्राम बनाऊं और मोटर कितनी स्पीड घूम रही है, एन मैक्स, ये सॉफ्ट वगैरह लगा हुआ है, तो मोटर अगर एन मैक्स स्पीड से घूम रही है, ये सब थोड़ी टेक्निकल चीज मैं बता इसलिए दे रहा हूं कि आगे, तो इसके कंडक्टर में फोर्स कितना है, एफ इज इक्वल टू जीरो, अगर एन मैक्स है। इसका मतलब अगर किसी भी चीज के अंदर फोर्स, ताकत है ही नहीं, तो क्या वो काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन हम आज समय मोटर में काम कर भी नहीं रहे, मतलब मोटर से काम करवा भी नहीं रहे, तब भी अगर मैं उस काम को बोलता हूं लोड, अगर मैंने लोड जीरो लगाया तो मोटर पर लोड जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो थ्योरेटिकली तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन जब मोटर पे मैंने कोई लोड नहीं लगाया, उस समय भी मोटर को पर थोड़ा सा लोड है, कौन सा, एयर फ्रिक्शन का, और ये जो घूम रही है उसके अपने जो विंडेज लॉसेस हैं, जो भी इसके मटेरियल लॉसेस हैं, रगड़ने के कारण जो लॉस या फ्रिक्शन आ रहे हैं, उन सब के कारण इसको थोड़ा सा तो फोर्स चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? और मोटर में फोर्स कब आएगा? अगर वो मैक्सिमम स्पीड से दौड़ रही है तो उसमें फोर्स नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड पे ई आर और ई भी दोनों क्या है, बराबर। मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब जब अगर
मोटर एन मैक्स से थोड़ा कम स्पीड पे चली जाए तो एन मैक्स पे ईबी और ई बराबर होते हैं, तो जैसे ही मोटर अपनी स्पीड कम करेगी ईबी कम होगा, देखो एन कम होगा तो ईबी कम होगा, तो एन मैक्स से इसने अपनी, देखो एन मैक्स से इसने अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर दी, तो जैसे ही मोटर ने अपनी स्पीड कम की तो देखो ई माइनस ईबी कुछ ना कुछ थोड़ा सा आ जाएगा। अभी तो ये जीरो है, ई माइनस ईबी एन मैक्स का, स्पीड थोड़ी सी कम की तो ईबी कम हो गया, ईबी कम होने के कारण ई आर कुछ थोड़ा बढ़ गया, और इस थोड़े ई आर के कारण क्या आ गया, देखो थोड़ा सा करंट आ गया, उस करंट के कारण थोड़ा सा फोर्स आ गया, कितना आ गया फोर्स, एफ आर न्यूटन। अब एफ आर और एफ आर कैंसिल हो जाएंगे, तो जितना फोर्स तुम मोटर पे लगाओगे उतना फोर्स मोटर को भी डेवलप करना पड़ेगा, और वो फोर्स डेवलप करने के लिए मोटर अपनी स्पीड क्या करेगी, घटाएगी, क्योंकि मोटर जब स्पीड घटाएगी तभी उसमें फोर्स आएगा। यानी कि किसी भी मोटर का क्या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है कि जब हम मोटर पर लोड लगाते हैं तो मोटर अपनी स्पीड क्या कम करती है, तुमने ऐसे लोड हो तो स्पीड कम हो जाती है, तो देखने में समझ में आता है क्यों कम हो जाती है, क्योंकि स्पीड कम होने से उसके अंदर फोर्स बढ़ता है, क्यों बढ़ता है हम पूरी एनालिसिस कर चुके। तो क्या प्रोसीजर में मोटर स्टार्ट होगी, एक स्पीड पकड़ेगी, स्पीड पकड़ने के बाद जब उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी तो उससे ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगी, ये ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। अब अगर मैंने मोटर पर लोड लगाया तो फोर्स आएगा, जब मोटर अपनी मैक्सिमम स्पीड पे दौड़ रही होती है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं होता, यानी कि वो काम नहीं कर पाएगी। अगर उसको काम करना है तो वो अपनी स्पीड थोड़ी कम करेगी, कितनी कम करेगी, जितना फोर्स आप उस पर लगाओगे उतना फोर्स डेवलप करने के लिए जितनी स्पीड कम करनी पड़ेगी करेगी, और वो कैसे आएगा, इस कानून से आएगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मैंने कोशिश की तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए, बाकी नोट्स पे देख लेना। बैक ईएमएफ आता है, बैक ईएमएफ के अलावा उसकी ऑपरेशनल वर्किंग कैसी, इस पे न्यूमेरिकल हम आगे डिस्कस करेंगे, ये अच्छे से आपको समझना है। अभी कुछ और कंस्ट्रक्शन और टाइप मोटर और जनरेटर के हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।